गरीब बहू बनी मेहंदी डिजाइनर। रिया को बचपन से ही मेहंदी लगाने का बहुत ही ज्यादा शौक था। उसे जब कभी भी मौका मिलता तो वो अपने पड़ोस के बच्चों, औरतों, अपनी माँ या फिर खुद के ही हाथों पर मेहंदी लगाती रहती थी। अरे वाह रिया, तेरे हाथों में तो जादू सा है। आपको ये मेहंदी डिजाइन पसंद आया? हाँ बहुत। अच्छा अब मैं चलती हूँ, घर में मेरे चंगू मंगू इंतजार कर रहे होंगे। रिया फ्री में ही सबके मेहंदी लगा देती थी। हालांकि उसके परिवार वाले गरीब थे, लेकिन फिर भी वो कभी भी किसी से पैसे नहीं मांगती थी। इसी तरह से दिन बीत गए और रिया की शादी हो गई। उसकी शादी भी अपने मायके की ही तरह एक गरीब परिवार में हुई थी। अरे वाह, ये दुल्हन की मेहंदी किसने लगाई है? मेरी बहू ने खुद ही लगाई है। अरे वाह। रिया की शादी वाले दिन सभी उसकी मेहंदी के चर्चे कर रहे थे। शादी के बाद रिया अपने ससुराल में भी सभी के हाथों पर पहले की तरह ही मेहंदी लगाती थी। रिया, तुम मेहंदी लगाते लगाते बोर नहीं होती हो? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये तो मेरे लिए सबसे ज्यादा मजे का काम है। अच्छा चलो, अब ये सब बातें छोड़ो और मुझे जल्दी से मेरा टिफिन दे दो। देती हूँ। रिया ने विवेक को टिफिन दे दिया। विवेक एक छोटी सी कंपनी में एक एम्प्लॉय के रूप में काम किया करता था, जिससे कि वो अपने परिवार का पेट पालता था। अरे रिया बहू, आज के खाने में बस दाल रोटी बना लेना, विवेक भी मुझे यही बोलकर गया था। ठीक है माँ। रिया जल्दी से खाना बनाकर निपट गई। अब दोनों सास बहू के पास कुछ भी करने को नहीं था। माँ आइए, मैं आपके हाथों को सजा देती हूँ। चल आ, मेरा भी मन है तुझसे मेहंदी लगवाने का। रिया अपनी सास की मेहंदी लगाने बैठ ही रही थी कि तभी विवेक अपने घर वापस आ गया। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और उसके चेहरे पर भी काले काले धब्बे थे। क्या हुआ जी? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है रिया, सब बर्बाद हो गया। हमारी कंपनी में एक कर्मचारी की लापरवाही से आग लग गई। पूरी कंपनी जलकर राख हो चुकी है। बहुत सारे लोगों की तो हालत भी सीरियस है। शुक्र है बेटा कि तो ठीक है। रिया ने जल्दी से अपने पति को पानी दिया। विवेक ने उन्हें पूरी बात बता दी। ये कंपनी ही मेरे रोजगार का आखिरी सहारा थी, न जाने अब क्या होगा। सभी टेंशन में आ गए। कई दिनों तक विवेक घर में ही पड़ा रहा। जब उसके घाव थोड़े से भर गए तो वो काम की तलाश में निकला, लेकिन बदकिस्मती से उसे कहीं भी काम नहीं मिला। आखिर में वो मजदूरी के काम पर लग गया, जहां उसे बहुत भारी भारी कट्टों को एक से दूसरी जगह पहुंचाने का काम मिला। शुक्र है कि काम तो मिल गया। विवेक बोझ को ढोने लगा। उन्हें पौष्टिक खाना तो मिलता ही नहीं था, इसीलिए विवेक को वो काम थोड़ा सा भारी पड़ रहा था। लेकिन परिवार के खातिर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और पूरे दिन मेहनत से काम करने के 300 रुपए कमाए। आपका शुक्रिया। अब इन पैसों से मुझे कुछ खाने को ले चलना चाहिए। विवेक खाना लेकर घर पहुंचा। उसकी माँ और बीवी ने उससे पूछने की कोशिश भी की कि उसे क्या काम मिला है, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। रोज यही सिलसिला जारी था। माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, ये रहे पैसे, आप रिया को मंडी भेजकर सब्जी मंगा लेना। विवेक ऐसे बोलकर चला गया। कुछ देर बाद रिया भी सब्जी लेने पहुंच गई और वहां से लौटते वक्त उसने विवेक को देखा, जो पसीने से तरबतर बोझ को उठा रहा था। विवेक जी? उसे इतनी मेहनत करते देख रिया की आंखें भर आईं और वो दौड़कर उसके पास चली गई। अरे रिया, तुम? ये आप क्या कर रहे हो? आपको ये काम नहीं करना चाहिए। तो मैं और क्या करूं? यही एक रास्ता है इज्जत से कमा कर खाने का। अगर ये नहीं किया तो हमें दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। कम से कम ये काम उससे तो बेहतर है। जानती हूँ कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन इतनी मेहनत करना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो मेरी चिंता मत करो रिया, घर जाओ। पर हाँ जाओ। रिया घर वापस आ गई। रात को जब विवेक काम से लौटा तो उसे तेज बुखार था। बोला था ना कि ये काम मत कीजिए, अब देखिए आप कुछ भी करने लायक नहीं हो। विवेक के अंदर बहुत कमजोरी आ चुकी थी, इसीलिए बुखार के उतर जाने के बाद भी कोई भी काम करना उसके बस की नहीं थी। कुछ दिन बीत जाने पर घर में पैसे की तंगी होने लगी और उसी तंगी ने दोनों सास बहू को काम ढूंढने पर मजबूर कर दिया। यामिनी ने बहुत जगह काम करना चाहा, लेकिन उसकी उम्र देखकर किसी ने उसे काम पर नहीं रखा। अब घर में खाने को भी कुछ नहीं था। ना जाने क्या होगा। रिया ऐसे बोल ही रही थी कि तभी यामिनी को मिलने एक लड़की आई। वो उनकी पड़ोसन की बेटी आन्या थी। अरे बेटा, तू बड़े दिनों बाद आना हुआ। जी यामिनी माँ,
ये आपके घर की क्या हालत हो रही है? और ये विवेक भाई को क्या हुआ? यामिनी ने उसे घर के सारे हालात सुना दिए। कुछ देर के लिए आन्या शांत हो गई। वैसे बेटा, तू यहाँ क्यों आई थी? मैंने सुना है कि आपकी बहू बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाती हैं, बस इसीलिए। लेकिन मुझे शायद चले जाना चाहिए। अरे नहीं नहीं, आओ, मैं तुम्हारे मेहंदी लगा देती हूँ। रिया ने आन्या के हाथों पर बड़ी ही सुंदर मेहंदी लगा दी। उसे वो काफी पसंद आई। उसकी मेहंदी देखकर आन्या ने रिया को एक मेहंदी स्टूडियो का सुझाव दिया, जहां मेहंदी आर्टिस्ट की जरूरत थी। अपने हालातों को अपनी कला से बदल डालो रिया। रिया को उसका विचार पसंद आया और वो उस स्टूडियो में अप्लाई करने निकल गई। उसके कपड़े और रूप को देखकर वहां के मैनेजर्स ने उसे अंदर ही नहीं आने दिया। अरे ये भिखारन कहाँ घुसी आ रही है, निकालो इसे। साहब, मुझे मेहंदी लगानी आती है, मैं यहाँ काम की तलाश में आई हूँ। अरे कौन कौन मुंह उठाकर चला आता है, बाहर फेंको उसे। गार्ड ने जोर का धक्का मारकर रिया को जमीन पर गिरा दिया। बेचारी रिया की आंखों में आंसू आ गए। वो दोनों मैनेजर बहुत ज्यादा घमंडी थे, लेकिन तभी वहां का ओनर आ गया। ये क्या बदतमीजी है, सभी को एक मौका जरूर मिलना चाहिए। गार्ड, इन्हें अंदर आने दो। ओनर की बात सुनते ही गार्ड ने रिया को अंदर जाने दिया। खुद स्टूडियो के ओनर ने रिया से एक मॉडल की मेहंदी लगवाई। रिया ने बहुत ही जल्दी बड़ी ही अच्छी मेहंदी लगाई, जिसे देख वो बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने रिया को वहां पर हायर कर लिया। तुम मेरे लिए काम करोगी, कल से समय से आ जाना। रिया खुश हो गई, लेकिन वो दोनों मैनेजर जरा भी खुश नहीं थे। अरे ये सर को क्या हो गया है, इन्हें ये भिखारनी मिली थी हायर करने को। अगली सुबह जब रिया काम पर गई तो उन दोनों मैनेजर ने उसे बहुत जलील किया। लेकिन रिया के पहले ही मेहंदी डिजाइन ने पूरी ब्यूटी इंडस्ट्री में हल्ले काट दिए और अगले ही दिन बहुत ही बड़ी बड़ी मॉडल और एक्ट्रेस के मेहंदी लगवाने के लिए अपॉइंटमेंट बुक होने लगे। ये सब कुछ देखकर वो घमंडी मैनेजर भी हैरान थे। ए भिखारन, तेरी मेहंदी तो बहुत ही फेमस हो गई है। फिर क्या था, रिया ने बड़े बड़े लोगों की मेहंदी लगाई और थोड़े ही दिनों में वो नामी ग्रामी मेहंदी डिजाइनर बन गई। अब उसके घर के हालात भी सुधर चुके थे और उसके कमाए पैसों में से उसके पति ने भी जूते चप्पलों का कारोबार शुरू कर दिया। मैडम, आज आपको बड़ी मॉडल की मेहंदी लगानी है। ठीक है, सत्या और शिव ने रिया से बहुत बुरा सलूक किया था, लेकिन फिर भी अमीर होने के बाद भी वो उनसे बुरा सलूक नहीं करती थी और ना ही कभी अपने काम का घमंड करती। उसके पैर अभी भी अपनी जमीन से ही जुड़े हुए थे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। सुमन बहू, सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया है ना? जी माँ जी, मैंने कपड़े, मिठाइयाँ सब कुछ गाड़ी में रख दिया है। वैसे माँ जी, आपने देवर जी को देखा क्या? वो तीनों सुबह से दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे यहीं किसी गली कूचे में हान रहे होंगे। ओहो माँ, आप बेवजह मेरे भाइयों को गलत समझ रही हो। आप उनकी सगाई तो करने जा रही हो, मगर उनके लिए शेरवानी लेना भूल गई थी, तो वो तीनों अपने कपड़े लेने गए हैं। अब लड़की वालों के घर तो नए कपड़े पहनकर जाएंगे ना। हाँ ठीक है, अब ज्यादा अपने भाइयों की तरफदारी मत कर। तेरे लाड प्यार ने उन्हें बिगाड़ कर रखा है। बहू, तू भी जाकर जल्दी से तैयार हो जा। जी माँ जी। सुमन तैयार होने जा रही होती है, तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। सुमन जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने उसके तीनों देवर 3 मॉडल लड़कियों के साथ हाथ पकड़े खड़े होते हैं। उनके गले में माला होती है। ये नजारा देखकर सुमित्रा गुस्से में लाल पीली होकर अपने बेटों पर चिल्ला पड़ती है। रोहित, नीरज, नितेश, ये सब क्या है? हमें माफ करना माँ, हम तीनों ने शादी कर ली और ये हमारी पत्नियां हैं। अगर ऐसी ही बात थी तो तुम तीनों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इट्स नॉट बिग डील मम्मी जी, पहले नहीं बताया मगर अब तो बता दिया ना। देवर जी, अगर आप तीनों को इनसे प्यार था तो उस दिन क्यों नहीं बताया जब हम आपके लिए लड़कियां देखने गए थे? आज आपकी सगाई होने वाली है, वहां लड़की वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे। क्या बीतेगी उस बाप के दिल पर? इन तीनों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं क्या जवाब दूंगी लड़की वालों को, और क्या इज्जत रह जाएगी उनके सामने हमारी, जब उन्हें ये पता चलेगा कि मेरे तीनों बेटे लव मैरिज करके अपनी मर्जी से बहू ले आए हैं। खानदान की इज्जत के बारे में सोचकर सुमित्रा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी सुमन अपनी सास के आंसू पोंछते हुए कहती है, माँ जी आप रोइए मत, मैं आपसे वादा करती हूँ अपने घर परिवार की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। मैं जाकर हरि कृष्ण जी के सामने हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि वो हमें माफ कर दें।
अपनी जेठानी को ये सब कुछ कहता देखकर रीटा गुस्से से चिढ़कर कहती है, ओह गॉड मम्मी जी, अगर आपके इस शो कॉल संस्कारी बहू का मेलोड्रामा खत्म हो गया हो तो इससे कहिए कि हम देवरानियों का गृह प्रवेश कराएं। फिर सुमन अपनी देवरानी का गृह प्रवेश कराती है। अगले दिन तीनों देवरानियां सुबह के 11 बजे उठकर अपनी जेठानी को जोर जोर से चिल्लाकर बुलाती हैं। जेठानी जी, कहाँ हो आप? मेरे कमरे में आओ। अपनी देवरानी के बुलाने पर बेचारी शरीफ जेठानी सारा काम छोड़ छाड़ कर भागती हुई उसके कमरे में आती है। क्या हुआ देवरानी जी, सब ठीक तो है? मैं यहाँ कब से चाय का इंतजार कर रही हूँ, मगर तुम तो जैसे किचन में ही च्युइंगम की तरह चिपक गई हो। ठीक है देवरानी जी, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। सुमन जैसे ही जाने लगती है तभी उसकी सास सुमित्रा वहां आकर कहती है, पल्लवी बहू, तो इस घर में स्पेशल नहीं है जिसे बैठे बिठाए बिस्तर पर चाय चाहिए। सुमन, तुम तीनों से रिश्ते में बड़ी है, तुम तीनों उसकी देवरानी हो और वो तुम्हारी जेठानी। जाने दीजिए माँ जी, अभी देवरानी जी इस घर में नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएंगी। सुमन चाय बनाकर अपनी तीनों देवरानियों को उनके कमरे में दे जाती है। दिन बीतते हैं और सुमन की तीनों देवरानियां सारा दिन सुमन से कोई न कोई फरमाइश करते ही रहती। एक दिन जब सुमन रसोई का काम खत्म करके अपने कमरे में जा रही होती है तभी उसकी देवरानी मोना गंदे कपड़ों का ढेर उसके मुंह पर फेंकते हुए कहती है, अबे वो मैंने प्यार किया कि सुमन ये ले गंदे कपड़े, धोकर सुखा दे और हमारा कमरा भी साफ कर दे। देवरानी जी, अभी मैं बहुत थक गई हूँ। ओले ले ले, मेरी प्यारी जेठानी थक गई है ना? मगर मैं हूं ना तुम्हारी देवरानी, तुम्हारे पैर दबाने के लिए। ऐसा कहकर मोना सैंडल की नोक अपनी जेठानी के पैरों में चुभो देती है, जिस कारण उसके पैरों से खून आ जाता है। माँ, मेरा पैर। देवरानी जी, भगवान के लिए मेरे पैर छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी मोना अपनी सास को आता हुआ देखकर वहां से चली जाती है, मगर सुमित्रा अपनी बहू के जख्मों को देख लेती है। अरे सुमन बहू, तेरे पैरों से खून कैसे बह रहा है? कुछ भी नहीं, हल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगी। सुमन की आंखों में बसा अपनी चांडाल देवरानियों का खौफ उसकी बातों में भरी हिचकिचाहट में साफ झलक रहा था, जिसे सुमित्रा समझ जाती है और सुमन को समझाते हुए कहती है, बड़ी बहू, अगर समय रहते जख्मों का इलाज नहीं किया जाए तो वो नासूर बन जाते हैं। बहू, तू बहुत भोली है, इसलिए तू देख नहीं पा रही है कि तेरी तीनों चांडाल देवरानियां किस तरह से चालाकी से तेरी शराफत का फायदा उठा रही हैं। जानती हूँ माँ जी, मगर जब कोई एक गलत हो जाए तो अगर हम भी उसके जैसे बन जाएं, तो हमारे और उनके बीच में क्या फर्क रह जाएगा। मैं बस किसी भी कीमत पर इस घर को बिखरने देना नहीं चाहती, और मुझे भरोसा है कि एक ना एक दिन मेरी तीनों देवरानियां जरूर बदलेंगी और उनका बर्ताव मेरे साथ अच्छा होगा। इसी तरह समय बीतता है। एक शाम सुमित्रा एक वकील से बात कर रही होती है। वकील साहब, जितनी जल्दी हो सके आप घर के कागजात तैयार कीजिए। मैं तो चाहती थी कि 15 अगस्त से पहले ये घर बार सब कुछ मेरे बड़े बेटे और सुमन बहू के नाम हो जाए, मगर जब 15 अगस्त को कोर्ट बंद होता है तो आप अगले दिन पेपर ले आना। सुमित्रा की ये बात मोना, रीटा और पल्लवी सुन लेती हैं। अच्छा, तो ये बुढ़िया ये सारी जमीन जायदाद हमारी उस अकेली जेठानी के नाम करने वाली हैं। ऐसे तो हमारी जेठानी हमारा हिस्सा खा जाएगी। देखो, ये प्रॉपर्टी हमारी जेठानी के जीते जी तो हमारे नाम होने से रहा, मगर अगर हमारी वो जेठानी इस दुनिया में ही ना रहे तो ये सब हमारा होगा। अब 15 अगस्त का दिन हमारी जेठानी का आखिरी दिन होगा। अगले दिन 15 अगस्त का दिन होता है। तीनों देवरानियां महंगी साड़ी पहनकर मेकअप करके अपनी जेठानी के पास आती हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जेठानी जी। अरे मेरी तीनों देवरानियां कितनी सुंदर लग रही हैं। जेठानी जी, हम आपके लिए भी साड़ी लेकर आए हैं। आपको बनारसी साड़ी पसंद है ना? इसे पहन लीजिए, फिर हम आपका मेकअप कर देंगे। सुमन अपनी देवरानियों की दी हुई साड़ी पहन लेती है, फिर वह सुमन का मेकअप कर देती हैं। चलिए जेठानी जी, अब हम चारों छत पर चलकर पतंग उड़ाते हैं। अरे नहीं नहीं, अभी रसोई में बहुत से काम है, तुम छत पर जाकर पतंग उड़ाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर लाती हूँ। सुमन की तीनों देवरानियां सीढ़ियों के चारों तरफ तेज धार वाला मांझा फंसा देती हैं, और जैसे ही सुमन पकौड़े लेकर सीढ़ी से आती है तभी एक चिड़िया उन मांझे की तारों में फंसकर छटपटा रही होती है। हे भगवान,
ये चिड़िया इस मांझे में फंस गई है। आज 15 अगस्त का दिन है, मगर आज इस आजादी के दिन इस पंछी की जान नहीं जानी चाहिए। उस चिड़िया को बचाने में सुमन के हाथ खूनम खून हो जाते हैं। हमारा ये प्लान फेल हो गया, ये तो बच गई, कुछ और करना होगा। ये कहकर पल्लवी गुस्से में छत की बाउंड्री का गमला सुमन पर गिरा देती है, मगर तभी सुमित्रा सुमन को अपनी तरफ खींच लेती है। अरे सुमन बहू, तू ठीक तो है ना? इतने में सुमन की तीनों चांडाल देवरानी छत पर से भाग कर आ जाती हैं। जेठानी जी, आप ठीक तो हैं? आपको कहीं लगी तो नहीं? बंद करो तुम तीनों ये झूठ मूठ का दिखावा। मैं जानती हूँ ये गमला तुमने ही गिराया है। मम्मी जी, जेठानी जी को मारकर हमें क्या मिलेगा? माना कि पहले हमारी आपस में बनती नहीं थी, मगर हम बदल गए हैं। हाँ माँ जी, मेरी देवरानियां ऐसा कभी नहीं करेंगी। इतना के बाद भी एक बार फिर सुमन की तीनों देवरानियां उसे जान से मारने के लिए झंडे की रॉड में करंट की नंगी तारे सेट कर देती हैं। जेठानी जी, एक बार इस झंडे को टच करके तो देखिए, ये ठीक से सेट तो हो गया है। जैसे ही सुमन झंडे को छूती है, उसे जोर से करंट लगते ही वो बेहोश होकर गिर जाती है। तभी उसकी तीनों चांडाल देवरानियां हैवानी हंसी हंसते हुए कहती हैं, तुम्हारा खेल खत्म हमारी प्यारी जेठानी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पल्लवी के ऐसा कहते ही सुमन आंखें खोल देती है और उन सभी के पति और सुमित्रा वहां आ जाती हैं। जेठानी जी, तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ। मैं बस मरने का नाटक कर रही थी। शक तो मुझे तुम तीनों पर पहले ही हो गया था। मुझ पर गमले का गिरना, सीढ़ियों पर मांझे की तारे, ये सब मुझे मारने के लिए था। मगर क्यों? क्योंकि हम तीनों तुमसे नफरत करती हैं। सुना तुमने? ऐसा कहते हुए रीटा सब कुछ बोल देती है, जिसे सुनकर सुमन की आंखों में आंसू भर आते हैं। अरे मैं तो बस इस घर की खुशियां चाहती हूँ। अगर मुझे दौलत शोहरत ही चाहिए होती तो तुम तीनों मेरी शराफत का फायदा ना उठा पाती। देखो, ये घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी। सुमन की फटकार भरी बातों के बाद उसकी तीनों देवरानियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इस तरह से 15 अगस्त के खुशियों भरे दिन में आखिरकार सुमन अपनी तीनों देवरानियों के नफरत को अपने प्यार भरे स्वभाव से जीत लेती है।